Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, ब्रीदिंग एक्सचेंज, इन सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक। सवाल पूछ रहे हैं आपसे, लीस्ट टॉक्सिक को आपको छांटना है। तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सर, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अगर हम बात करें तो अमोनिया होता है, देन उसके बाद यूरिया होता है, और देन उसके बाद लीस्ट पे यूरिक एसिड होता है सर। ठीक है, यूरिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया एंड लीस्ट टॉक्सिक इज द यूरिक एसिड। तो आर आंसर इज यूरिक एसिड। मार्क पॉइंट आउट कर दीजिएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, आपका सेकेंड सवाल है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स या मैल्पिगियन बॉडी। देखिए, अगर बात करें फिल्ट्रेशन की तो यूरिन फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस मेनली होती हैं। वन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज द रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज द सिक्रीशन। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये बेसिकली आपको कहाँ होता है, जब एफरेंट आर्ट्यूल से चीज़ें निकल के आती हैं, फिल्टर होती हैं वाया मैल्पिगियन बॉडी। आपको वहाँ पे दो नाम मिलेगा, एक बोमेंस कैप्सूल याद आया, दूसरा ग्लोमेरुलस। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसेल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर इज डी, मैल्पिगियन बॉडी। टिक कर लीजिएगा। तो आंसर आपने मार्क कर लिया, मैल्पिगियन बॉडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A, ADH prevent conversion of angiotensinogen in blood to angiotensin। देखिए, सेकेंड पढ़ लेते हैं। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ANF enhances सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, रेनिन कॉजेज वैसोडाइलेशन। पहली चीज़ तो हम आपको बता दें कि ADH का एंजियोटेंसिनोजन इनके कन्वर्जन में कोई रोल नहीं है। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड, और आप जोड़ लीजिएगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एज वेल। कहाँ? फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। किस जगह से करते हैं? डिस्टल पार्ट से। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, यानी दूर वाले पार्ट से। अच्छा, तो ये हमें अब तक सही लग रहा है। ANF इनहेंसेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। देखिए, ANF जो है ये वैसोडाइलेटर होता है, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर इसे बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर को घटाता है, GFR को घटाता है, या यूँ कहें रास मैकेनिज्म के उल्टा काम करता है। अब रास मैकेनिज्म क्या होती है सर? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। सेंस क्या हुआ कि अगर ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को एल्डोस्टेरोन बढ़ा रहा है तो ये घटाएगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को। तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया ऊपर के पॉइंट के आधार पे। रेनिन कॉजेज वैसोडाइलेशन। रेनिन एक्चुअल में वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, GFR को बढ़ाता है। रास मैकेनिज्म का पार्ट है जिसमें GFR ओवरऑल बढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये भी आंसर गलत है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम एज वेल। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। कौन सा बॉडी से लंग्स के द्वारा रिमूव आउट किया जाता है? तो पहला आपके पास है CO2 ओनली, H2O ओनली, CO2 एंड H2O एंड अमोनिया। आंसर बता दीजिए। चलिए, आंसर आपको बेहद आसान सवाल है, आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन लंग्स के द्वारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2, लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2, लगभग अगर हम लार्ज क्वांटिटी कह रहे हैं तो 200 ml प्रति मिनट, 200 ml प्रति मिनट, इतना ज़्यादा। अच्छा,
along with significant amount of H2O. NCERT की लाइन है ये. Large CO2 and significant amount of H2O removed via lungs. ओके, तो आंसर आप कर सकते हैं. CO2 and H2O इज द राइट आंसर. बेहद अच्छा सवाल, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. pH ऑफ द ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली. अगर आप ह्यूमन यूरिन के pH की बात करें तो 6.5, 7, 6, 7.5. देखिए, यूरिन की अगर बात करें तो यूरिन का जो अमाउंट होता है, ये इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, 1 से 1.5 लीटर पर डे. ठीक है, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो कलर होता है वो स्लाइट येलो कलर. ओके, वाटरी फ्लूइड, स्लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, और इसका pH 6. ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर and animals are given below. Match them appropriately and mark the correct answer from among those given below. एक तरफ आपको दिया हुआ है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है एनिमल्स. ठीक है, तो अब एक एक करके छांटना है. प्रोटोनेफ्रेडिया. अब अगर बात करें प्रोटोनेफ्रेडिया की, तो प्रोटोनेफ्रेडिया किस में होता है आप याद करें. ए जो है ये फ्लैटवर्म के साथ जाके मैच करेगा, तो ए का 4 हो जाएगा. ठीक है, नेफ्रिडिया आपको याद होना चाहिए, फ्लैम सेल की बात कर रहे हैं. प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल, फ्लैटवर्म्स. देन नेफ्रिडिया. अब नेफ्रिडिया किसके साथ जाएगा सर? नेफ्रिडिया एनलेडा के साथ जाएगा, अर्थवर्म के साथ जाएगा, तो बी का 3rd हो जाएगा. मैल्पिगियन टिबल्स, मैल्पिगियन टिबल्स यानी कि कॉकरोच की बात कर रहे हैं, सी का 2nd. एंड ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, ये प्रॉन के साथ जाएगा, तो ये ए आंसर हो जाएगा, मतलब डी का 1. तो ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1. आंसर इज ए. बेहद आसान सवाल और अच्छे से आपको इसको मार्क कर लेना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बर्ड एंड लैंड स्नेल, फॉन्ट छोटा दिख रहा है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं रिमूव और बढ़ा दूंगा. बर्ड एंड इनकरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं. पहली बात तो सवाल को समझना होता है कि करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछ रहे हैं. बर्ड एंड लैंड स्नेल आर द यूरिकोटैलिक. देखिए ये बात सही लग रही है, बट फिर भी जैसे कि हमने पैटर्न चेंज किया कि सारे ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे. तो मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटैलिक. तब तक मौका मिल जाएगा आपको आंसर करने का. एक्वाटिक एम्फीबिया एंड एक्वाटिक इंसेक्ट आर अम्यूनोटैलिक एनिमल. बर्ड्स एंड रेप्टाइल आर यूरोटैलिक. इतने जब तक मैं पढ़ूंगा आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं, तो अलग से टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है. चलिए देखिए सर, बर्ड और लैंड स्नेल जो होते हैं, दो के दोनों ये यूरिकोटैलिक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. मैमल्स और फ्रॉग्स यूरियोटैलिक होते हैं, ये भी कोई संदेह नहीं है. एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक वर्ड के साथ अमोनियोटैलिज्म हो ही जाता है. बर्ड और रेप्टाइल, अगर आप बर्ड और रेप्टाइल की बात करेंगे सर, तो बर्ड और रेप्टाइल जो होते हैं ये यूरियोटैलिक नहीं होते, ये यूरिकोटैलिक होते हैं. मतलब यूरिकोटैलिक का मतलब क्या है? इसमें यूरिक एसिड रिलीज होता है, तो डी जो है ये गलत है, इसलिए ये आंसर नहीं हो, मतलब यही आंसर होगा, सॉरी. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग. सवाल लगभग वही है जो पीछे था. यूरिकोटैलिक बर्ड, यूरियोटैलिक इंसेक्ट, अमोनोटैलिक टैडपोल एंड यूरियोटैलिक एलिफेंट. इसमें बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? इसमें बच्चा बी और सी में कंफ्यूज होता है कि अमोनोटैलिक टैडपोल कैसे कर दें, जब तो यस इट्स करेक्ट. इसमें जो एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है यूरियोटैलिक इंसेक्ट, इंसेक्ट एक्चुअल में सर यूरिकोटैलिक होता है, यूरियोटैलिक नहीं. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और आपसे रॉन्ग ही पूछ रहे हैं. गलत हो जाएगा मतलब यही आंसर है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसमें से कौन सा गलत है? तो द मेडलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेडलरी पिरामिड. क्या बोलते हैं? मेडलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस. Inside the kidney to cortical region extended in between the medullary pyramid as renal pelvis. Okay. Glomerulus along with Bowman's capsule is called renal corpuscles. ये हमने पीछे आपके साथ अभी डिस्कस कर दिया था.
रीनल कॉर्पसेल्स, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रीनल कॉर्पसेल्स प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। देखिए ये फैक्ट है कि रीनल कॉर्पसेल्स, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे के सारे कॉर्टिकल रीजन मतलब कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। लूप ऑफ हेनले जो हमारा है ये कहाँ पाया जाता है? मेडुला रीजन में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस अब तो सब सही लग रहा है, गलत क्या है? तो जो बी ऑप्शन है इसमें कह रहे हैं कि मेडुलरी पिरामिड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस नहीं सर, वो जो आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा रीनल पेल्विस के बजाय कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम, जो भी आप कहना चाहें आप उसे रीनल कॉलम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या कॉलम ऑफ बर्टिनी, है ना। तो इसलिए ये आंसर आपका जो बी वाला है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, द कंडीशन ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज टर्म्ड एज। देखिए, अगर एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया की बात करें तो एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया जब ब्लड में होता है तो उसे क्या कहते हैं? रीनल कैलाकुलाई? नहीं सर, हम ऑप्शन पढ़ेंगे, पूरा आदत डालना है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरेमिया एंड क्यूटेनरिया। देखिए, रीनल कैलाकुलाई जब कुछ पत्थरों जैसी बात हो तो फिर मैं एकदम ले लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। रीनल कैलाकुलाई आंसर नहीं है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये भी नहीं है, क्यूटेनरिया आप जानते हैं कीटोन बॉडी इकट्ठा होंगी, तो आंसर इज यूरेमिया। मैं जानबूझ के समय ले रहा हूँ क्योंकि आपको चारों ऑप्शन देखने की आदत पड़नी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम में और अच्छा करेंगे, ठीक है। ये चारों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर एक पॉइंट है कि अगर कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज दोनों एक साथ पाया जाए यूरिन में तो क्या इंडिकेट करता है? प्लीज आंसर इन द कमेंट। डायबिटीज मेलाइटिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए, विच वन द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन? कौन सा इसमें से एंटी डायरेटिक हार्मोन है? तो आंसर इज ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन ऑप्शन है, एड्रेनालिन एंड कैल्सिटोनिन। पहली चीज़ तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या मतलब है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब होता है कि जो हार्मोन यूरिन का अमाउंट घटा दे, डायरोसिस को रोक दे, पानी को रीअब्जॉर्ब करा ले, ऐसी बात समझ सकते हैं आप। तो ऑक्सीटोसिन का यहाँ कोई रोल नहीं है, कैल्सिटोनिन, एड्रेनालिन का यहाँ कोई रोल नहीं है, वैसोप्रेसिन ही आंसर होगा। और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, और एडीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द टर्म गिवन इन द कॉलम 1 एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं और कॉलम को मैच कराने की बात कर रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है कि इसमें जब हम मैचिंग करेंगे तो प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल इसमें 70 से 80% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले की बात करने से अच्छा है आप रीनल कॉर्पसेल्स की बात करिए। रीनल कॉर्पसेल्स से आप क्या कराएंगे? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ई का थर्ड, ए का थर्ड और ई का सेकेंड, कुछ देख के हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ए का थर्ड एंड ई का सेकेंड, ए का थर्ड और ई का सेकेंड ऐसा किस ऑप्शन में है? तो दो ऑप्शन में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिर बी का देखना पड़ेगा। बी मतलब डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल, तो ये आयनिक वैलेंस के लिए होता है। और सी लूप ऑफ हेनले, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो सी तो एकदम पक्का हो गया कंसंट्रेटेड, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। तो कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए, और आंसर हम क्या करेंगे इसमें? बी आंसर। बेहद आसान सवाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द एबनॉर्मल कंडीशन गिवन इन द कॉलम ए विद देयर एक्सप्लेनेशन। एक आपके पास कॉलम है, कॉलम ए है, दूसरा कॉलम बी है। ग्लाइकोसोरिया, अब ग्लाइकोसोरिया मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोस मतलब ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो ए का 4, अब ए का 4 दो ऑप्शन में सिर्फ है, सी में और डी में, ठीक है। रीनल कैलाकुलाई में कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट की बात करेंगे सर। किसकी बात करेंगे? क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट की, यानी कि बी का थर्ड। ओके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलाई, क्या होगा? सी का सेकंड, इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलाई। और गाउट, जब भी कभी यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है
तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन, तो गाउट। मैं चाहता हूँ आप चारों पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन याद रखें, आंसर तो करें ही करें, इनकी समझ भी डेवलप करें। समझ डेवलप करेंगे तो परेशानी कभी नहीं होगी। गाउट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, ग्लूकोसरिया में ग्लूकोज का अमाउंट प्रेजेंट होता है यूरिन में, रीनल कैलोकुलाई में मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट अवेलेबल होते हैं, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वी कैन प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन या डाइल्यूट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई। अब देखिए स्पेशल मैकेनिज्म, नॉट द स्पेशल पार्ट, पॉइंट आउट द पोर्शन। स्पेशल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई, रीअब्जॉर्प्शन नो, कलेक्टिंग डक्ट नो। देखिए जब हमारे पास एक आंसर दिया हो जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि दो लोग मिलकर करते हैं, एक लूप ऑफ फिनले और दूसरा वासा रेक्टा, यू शेप की वासा रेक्टा और हेयर पिन शेप का लूप ऑफ फिनले। मैं चाहूँगा आप याद रखें, बाकी काउंटर करंट में आप डिटेल में जाके देखिएगा, एक बड़ी अच्छी प्रोसेस है ये, है ना। एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ कि लूप ऑफ फिनले में जब डिसेंडिंग में जाते हैं तो यूरिन कंसंट्रेट होता है, और जब असेंडिंग में आगे बढ़ता है फिल्ट्रेट तो डाइल्यूट होता है, ओवरऑल कंसंट्रेट होता है। दोनों लोग मिल के करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। अभी मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ, बाकी आप डिटेल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डायलाइजिंग यूनिट्स, आर्टिफिशियल किडनी आपने जरूर सुना होगा, कंटेन्स ए फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट यूरिया। याद रखिएगा इसमें सब कुछ प्लाज्मा के जैसा होता है एक्सेप्ट यूरिया, तो दैट इट हैज़ नो यूरिया। याद रखिएगा एनसीईआरटी ने कहा एक्सेप्ट यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो यूरिया। तो ये तो थे आपके 15 क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एनसीईआरटी एग्जाम पर टेक्स्ट बुक एंड इट मे आस्क इन योर एग्जाम एज वेल। बेहद आसान सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, और इनको करने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि एनसीईआरटी की अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चंस करने की, और एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाता है तो आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा, आपका समय बचेगा। तो जब भी आपके पास समय हो ज़रूर इन क्वेश्चंस को लगाएं, और अगर उनमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में या दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।